हेलो नीता, आप लोग का बायोलॉजी का 12 में, अगर 12th क्लास का देखा जाए तो इकोलॉजी चल रहा है और 11th का बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए बायोमोलिक्यूल्स में जो हम लोग समझे थे वो था प्यूरिन और पिरिमिडिन, यानी कि ATGC। ये किस तरह से बनेगा, AG को क्या कहेंगे, TC क्या होगा, मतलब साइटोसिन क्या होगा, थायमिन क्या होगा, एडेनिन क्या होगा, इसमें से कौन प्यूरिन है, कौन पिरिमिडिन है, RNA में कौन रहेगा, DNA में कौन रहेगा, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। देखिए DNA जो होता था वो डबल स्टैंडर्ड होता था, जैसे कि AGCTGA। ठीक, अब A के साथ कौन जुड़ेगा, तो A के साथ थायमिन, G के साथ साइटोसिन, फिर साइटोसिन के साथ ग्वानिन, फिर TAGCAT। अब हम आपको ये भी बताए थे कि कहां पर डबल बॉन्ड होगा, कहां ट्रिपल बॉन्ड, तो T से 2 और 2 से 2। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से करके इसमें बॉन्ड लगना था। अब एक और चीज आपको जो याद रखना है कि देखिए कोई एक चेन बना, वो 3' 5' और 5' 3'। ठीक, मतलब चेन हमेशा इसी टाइप से बनेगा। अब कहां पर आपको पता है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, सुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, तो ये सब जो है ये सब नाइट्रोजनस बेस है। अब फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ेगा, 3' एंड में या 5' एंड में, सुगर ग्रुप कहां जुड़ेगा, इस चीज को समझना है। इसमें देखिए यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो जो सुगर ग्रुप अटैच होगा, आपको हम बताए थे न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, तो न्यूक्लियोटाइड में होता था सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है वो कहां पर जाके जुड़ेगा, 3' एंड पर, ये वाले इन पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर DNA और RNA बनता है। इसका बेसिक जो नॉलेज है वो बस आपको यहां पर समझाया गया है। उसके आगे जो भी है कि कितना लंबा हो सकता है, कितना बेस पेयर होगा, ठीक है, यहां पर इसमें DNA में फिक्स बेस पेयर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हम बताएंगे तो उस टॉपिक में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करके समझना है, क्योंकि अगर यहां आप उसको समझते हैं कि इतना लंबा होता है, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होगा, यहां पर कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये सब कुछ वहां पर फिर से चूंकि आपको यूज करना है तो इस सब चीज को हम लोग वहां पर समझेंगे। ठीक, तो अब इसके आगे जो भी हम लोग अभी पढ़े बायोमोलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर न्यूक्लिक एसिड हो या अमीनो एसिड हो, ठीक है, या फिर इससे बनने वाला प्रोटीन हो, प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये सब, या फिर उसका टर्शियरी को भी आप कॉइलिंग कर दीजिए तब क्या बनता है। फिर हम आपको बताए थे कि आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप अभी सर्च करके देखिए अपने NCERT में कि जो हीमोग्लोबिन बनता है वो किस तरह से बनता है। ठीक, तो इस तरह से ये सब कुछ यहां तक हम लोग इसका जो बेसिक नॉलेज था वो समझे। अब उसके आगे जो आपको समझना है वो है फिर वही सब कुछ कि लिविंग थिंग क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, ये भी कुछ हद तक इस चैप्टर में है दिया हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट या
जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को लिविंग रहने के लिए क्या जरूरी होगा? एनर्जी। और वो एनर्जी ये कहां से लाएगा? तो रेस्पिरेशन करेगा, फूड का ब्रेक डाउन करेगा और उससे एनर्जी लाएगा, ठीक है। और फिर फूड को जब वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसके कंपोनेंट को जोड़ के उससे, जैसे मान लीजिए इसके पास में अमीनो एसिड था, ठीक, उसको जोड़ के वो प्रोटीन अगर सिंथेसाइज कर दे, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज हो रहा है। फर्स्ट एडिशन और दूसरा कट, ठीक है। अगर सिंपल देखा जाए तो यही दो चीज हो रहा है। अब किसी भी सेल में जितना भी रिएक्शन होता है, इसको कट को आप डिकम्पोज होना भी कर सकते हैं। तो यानी कि रिएक्शन दो टाइप का हो रहा है, एक एडिशन हो रहा है, ठीक, जैसे अमीनो एसिड का एक बड़ा सा चेन बन गया, अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था कि आपके पास में कार्बोहाइड्रेट था, आप उसको ब्रेक करके क्या बना लिए? ग्लूकोज बना लिए, ठीक। मतलब आपके पास एक बड़ा सा पॉलीमर था और उसको आप तोड़ के उसका मोनोमर बना लिए। तो किसी भी लिविंग थिंग के अंदर उसको जिंदा रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दो नेचर का होता है। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, ठीक। और एडिशन को एनाबॉलिक और इसको कैटाबॉलिक, ठीक। कट से कैटा, एड से एना, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को कलेक्टिवली जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं मेटाबॉलिक, ठीक। तो किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रखने के लिए उसमें दो टाइप का केमिकल रिएक्शन होते रहता है हमेशा, कंटिन्यूअस, एडिशन या डिकम्पोजिशन। और ये दोनों कलेक्टिवली कहलाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या मेटाबॉलिज्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद आपको यह समझना है कि लिविंग थिंग जो है वो क्या होता है, नेचर के साथ अपने आप को इक्विलिब्रियम में बना के रखता है या उसमें इंटरनली चेंज होते रहता है। देखिए होता क्या है, फिजियोलॉजिकली या हीट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो हम लोग कंटिन्यूअस क्या कर रहे होते हैं, कुछ हीट बाहर लूज कर रहे होते हैं और कुछ गेन कर रहे होते हैं, ऐसा हमेशा होता है। तो हम लोग हीट के भी रेस्पेक्ट में हमेशा अपने आप को ऐसा नहीं बना के रखते हैं कि हम लोग 100% इक्विलिब्रियम में हो। अगर आप ध्यान से देखिए, आपको अगर याद हो तो हम लोग में क्या होता है कि हम लोग हीट बाहर देते हैं, हीट के साथ साथ कुछ सब्सटेंस भी बाहर जाता है और फिर हम लोग बाहर से हीट लेते भी हैं और बाहर से सब्सटेंस अंदर भी लेते हैं। मतलब इन दोनों का एक्सचेंज हम लोग से हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ सब्सटेंस है और बाहर कुछ सब्सटेंस है। अब हो क्या रहा है कि आप कुछ सब्सटेंस जैसे ए इससे बाहर गया तो यहां पर का जो ए था वो अंदर आ गया। तो इन होल आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंटरनली अपने आप में वर्क कर रहा है। अगर ऐसा हो कि आदमी वर्क करना बंद कर दे, इसका बॉडी एकदम
स्टैटिक हो जाए, इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो है थिंग लिविंग नहीं है, वो इंटरनली स्टेबल हो गया है। ठीक है, मतलब कि अब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो गया है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर बंद हुआ मतलब कि वो अब लिविंग नहीं रहा। ठीक है, इस चीज को हम और ज्यादा अच्छा से समझेंगे जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस को अच्छा से समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वहां पर है कि लिविंग थिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यही मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर लैब में होना शुरू हम लोग करवा दें, जैसे कि लैब में कोई एक टेस्ट ट्यूब ले, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज बना दें, ठीक, तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग कहलाएगा? तो ये जो डिस्कशन है उस चीज को हम लोग ज्यादा अप्रोप्रिएट तरह से उस चैप्टर में समझेंगे, जबकि हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। यहाँ तक के लिए ये काफी है। अब ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये समझे, अगर आप अपने एनसीईआरटी को देखिए तो उसके लाइन के हिसाब से कोई भी लिविंग थिंग जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम का स्टेडी स्टेट होता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गया इसका मतलब कि वो साफ हो चुका है। ठीक है, वो अब लिविंग नहीं बचा है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि अगर ये सब कुछ होता होगा तो किस तरह से हम लोग के बॉडी में होगा। देखिए, लिविंग थिंग को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है एटीपी। फुल फॉर्म पता है क्योंकि आप लोग एटीपी को 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वहां पर भी आपको सेल पढ़ना है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। जहां माइटोकॉन्ड्रिया आया मतलब कि उसके पीछे पीछे एटीपी भी पहुंच जाएगा। ठीक, अगर आप लोग हल्का सा भी पढ़े होंगे तो आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी देता है, मतलब ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, एक बॉन्ड टूटा और वो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक, या आप बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी दीजिएगा। इस चीज को हम लोग केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग आपको हम बताएंगे तो वहां पर बताएंगे। तो एटीपी जब एडीपी में चेंज होता है तो बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक है, और फिर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो एनर्जी स्टोर हो जाता है एटीपी के फॉर्म में। अब देखिए, तो इससे एनर्जी मिला। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास में C6H12O6 क्या का फॉर्मूला है आपको पता है। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी का ब्रेक डाउन करते हैं। ये है ग्लूकोज। अब इसको हम लोग बदले CO2 H2O और उसमें भी आपको एनर्जी मिला। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर आप परफॉर्म करवाइए तो ये सिंपली नहीं, यहां पर क्या है ना प्लस O2 और उसके बाद ये बन गया। अब यहां पर ये रिएक्शन क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो हम लोग के बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कुछ एक्सेलरेटेड रेट में हो, ज्यादा तेज हो सके, उसके लिए वहां पर एंजाइम यूज होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या है, इस एंजाइम को समझने के लिए आपको समझना होगा किसी रिएक्शन को। देखिए, या किसी एक्टिविटी को आप समझिए। मान लीजिए
जगह रोड के किनारे गोलगप्पा खाने गए, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि आपको खड़ा खड़ा गोलगप्पा खाना पड़ रहा था, तो आप कुछ कम गोलगप्पा खाए। एक जगह है जहां पर कि आपको टेबल और चेयर मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, लीजिए आपको ये टेबल चेयर मिल जाए। अब आप इस टेबल चेयर के मदद से ज्यादा खा पाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर खड़ा होके खाने में प्रॉब्लम हो रहा था, ज्यादा देर आप नहीं खा पा रहे थे। यहाँ आप बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये टेबल कुर्सी आपके साथ खाया नहीं, लेकिन आपके खाने के रेट को बढ़ा दिया। आप ज्यादा खा पा रहे हैं, सेम टाइम में ही आप ज्यादा खाना खा ले रहे हैं, जबकि ये बाकी आपके खाने में कोई हेल्प नहीं किया। सेम काम एंजाइम का होता है। आपको ये चीज याद रखना है कि ये आपके केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं करेगा कि ग्लूकोज के पास में ऑक्सीजन कम है तो ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा और CO2 तब जाके ज्यादा बन पाएगा। या प्रोटीन को ब्रेक करवाना है और आप वहां पर प्रोटीन के लिए पेप्सिन ले लिए कि हम पेप्सिन से उसको ब्रेक कर लें, तो पेप्सिन वहां पर अपने तरफ से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये बस क्या काम करता है कि रिएक्शन के रेट को बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए इंक्रीज करता है। किस तरह से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये करता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कोई रिएक्शन होना हो, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए एंजाइम जो है वो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। मतलब कि कोई रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करे, उसको जोड़ने के लिए जो जगह है वो ये प्रोवाइड कर देता है, तो वो दोनों स्पीडली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहला काम इसका ये हो गया। अब ये होता किस तरह से है, जैसे कि ऐसा इसमें एंजाइम का अगर आपको डिफाइन लिखना हो तो आप एंजाइम का डिफाइन क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नीट में आपसे एंजाइम पूछेगा। नीट में आपसे ये भले पूछ सकता है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। तो ये जो है वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि बिना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है। कैटलिस्ट दोनों टाइप का हो सकता है। ये चीज आपको जब केमिस्ट्री में ये और ज्यादा अच्छा से आपको पढ़ना है कि वहां पर एक इनहिबिटर भी होता है या पॉइजन टाइप का होता है जो कि रिएक्शन के रेट को कम भी कर देता है, ठीक, या रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो ये यहां तक हुआ। अब इसके आगे अगर आप देखिए तो रिएक्शन में दो चीज होता है, यहां है सबस्ट्रेट, ठीक, और ये है प्रोडक्ट, और बीच में आया एंजाइम, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट से जुड़ेगा या सबस्ट्रेट से, इसको बनाना है प्रोडक्ट, आके जुड़ेगा सबस्ट्रेट से, तो एंजाइम बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा कुछ पहुंच गया इस सबस्ट्रेट से पहले तो एंजाइम पूरा का पूरा लॉक हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, कब ये लॉक हो सकता है, मतलब कि वर्क करना बंद कर सकता है, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे आपका NCERT बताता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर एंजाइम
का जो वर्क करने का रेट है वो बढ़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप 1000 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए तो वो 100 गुना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक लिमिट तक होता है जहां तक कि आपका एंजाइम डीनेचर्ड नहीं हो जाए। डीनेचर्ड वर्ड अगर आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि प्रोटीन का एक खास नेचर होता है, अगर आप टेम्परेचर राइज कर दीजिए तो उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो कोगुलेट होके डीनेचर्ड हो जाता है और फिर से वो रिवर्स नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एंजाइम भी प्रोटीन का ही बना होता है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर दीजिएगा ये भी डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से रिवर्स ये नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर आप कभी फील किए हो ठंडा के दिन में, जब आपको ठंडा लग रहा हो उस टाइम कुछ कम भूख लगेगा और जैसे ही आप थोड़ा आग सेकना शुरू कर दिए या अच्छा से एकदम स्वेटर कोट जैकेट ये सब पहन लिए, पहन के कंबल के अंदर आ गए या फिर हीटर ये सब कुछ आप सेक के अपना टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर लिए, तब क्या होगा कि आपके एंजाइम को उस टाइम जितना टेम्परेचर चाहिए था वो टेम्परेचर अब मिल गया, वो सही से वर्क करना शुरू कर दिया और उस टाइम आपको भूख लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो जब एकदम टेम्परेचर स्टीडी हो, या आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके बॉडी के टेम्परेचर के लगभग इक्वल टेम्परेचर रहे, उस टाइम जो आपको ज्यादा भूख लगता है वो इसी रीजन से लगता है कि आपका ऐसे वर्क कर रहा होता है। अब गर्मी के दिन में क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण आपका एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, तो उस टाइम आप सही से अपने एंजाइम को वर्क ही नहीं करवा पाते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि आपका खाना नहीं पचा हुआ है। सेम रीजन है ठंड के भी दिन में, अगर आप ज्यादा देर ठंड में रहते हैं तो उस टाइम भी आपको वही फीलिंग होता है, उसका भी यही रीजन है। अब एंजाइम का वो टेम्परेचर जिस पर कि वो अपना पूरा जिसको आप बोलते हैं 100% देना, जो कि आप लोग को भी अपने नीट के लिए देना ही चाहिए या हो सकता है दे रहे होंगे, तो वो जो कंडीशन है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर का कंडीशन। ठीक है, तो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे सही से वर्क करता है। अब अगर आप इसका ग्राफ देखिए तो क्या होगा, पहले राइज करेगा, ठीक, और उसके बाद डिक्रीज करेगा पूरा। क्यों कि यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर राइज किए, टेम्परेचर राइज करने पर राइज हुआ, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिला, वहां पर ये सही से वर्क किया। उससे भी ज्यादा अगर हम लोग राइज करवा दें टेम्परेचर और इधर एंजाइम के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो यहाँ पर, ठीक है, एंजाइम के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट हो, यहाँ पर टेम्परेचर रहे, यहाँ प्रोडक्ट रहे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे करके आप टेम्परेचर राइज किए तो कुछ दूर तक ठीक है, उसके बाद और ज्यादा जब आप राइज करना शुरू किए तो आपका एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर्ड, और ये डीनेचर्ड होने के कारण फिर प्रोडक्ट का अमाउंट बनाना कम कर देगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम ग्राफ पीएच के साथ भी हो सकता है कि एक फिक्स पीएच के लिए वो जैसे जैसे करके हम लोग पीएच इंक्रीज करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में जो वर्क करता है एंजाइम वो एक फिक्स पीएच तक अपना प्रोडक्ट सही से बनाएगा। लेकिन जैसे करके और ज्यादा हम अगर पीएच बढ़ाना शुरू कर दें तो प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही जो है ये बेसिक एंजाइम का रूल आपके बायोमोलिक्यूल्स में। अब यहां पर एंजाइम जो वर्क करता है, देखिए
देखिए एंजाइम किस तरह से वर्क करेगा। मान लीजिए ये है सबस्ट्रेट, ठीक। अब इस सबस्ट्रेट में एक बाइंडिंग साइट हो, एक यहां और एक यहां। अब एंजाइम का एक जो सबसे बड़ा नेचर होता है वो होता है ये की लॉग टाइप का होता है। की लॉग टाइप कहने का मतलब कि ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस एंजाइम से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाए सेम एंजाइम से आप प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करवा लीजिए, ये चीज भी नहीं होगा। मतलब आपको ये भी याद रखना है कि एंजाइम स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपका एंजाइम आके जुड़ गया, ठीक, तो ये फिर क्या होगा, आगे जाके प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहां पर एंजाइम के जुड़ने से पहले कुछ आके इस रीजन में जुड़ जाए, ठीक, तो ये पूरा का पूरा इसका शेप ही चेंज हो जाएगा। जब भी यहां पर कुछ जुड़ेगा तो ये शेप, यहां पर बाइंडिंग साइड चेंज हो जाएगा। चेंज होने पर फिर इसमें आके कुछ नहीं जुड़ेगा और वो फिर वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो फिर काम नहीं करेगा, ठीक। तो यहां पर ये सबस्ट्रेट आके जुड़ा था इस एंजाइम में और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और प्रोडक्ट बना लिया। अब यहां सबस्ट्रेट जुड़ने का जगह ही नहीं रहा, यहां कुछ दूसरा आके जुड़ गया और वो एंजाइम अब वर्क करने लायक नहीं बचा। इसको कहते हैं जो कि एंजाइम के वर्क को रोक दे, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। और ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल। यहां हो क्या रहा है कि सबस्ट्रेट भी आगे जुड़ने वाला है और ये इनहिबिटर भी जुड़ने वाला है। अब जो पहले आके जुड़ा अपना वो काम कर गया। ये ठीक आपके सीट के जैसा है कि आपके पास में एक सीट है, ठीक है। इसके लिए अब जो पहले आएगा वो इसको उठा के लेके चला गया। जिसको जितना ज्यादा नंबर है आप यहां पर उसके स्पीड के हिसाब से देख लीजिए, जो जितना ज्यादा जल्दी आके पहुंचा वो जुड़ा और अपना प्रोडक्ट बना लिया। अगर ये नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया, तो यहां पर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो पाएगा, एंजाइम ही पूरा का पूरा डीनेचर्ड हो जाएगा फिर, ठीक। तो ये यहां पर समझना है। अब आप लोग के लिए देखिए, हम आपको बताए थे कि हमारा जो वीडियो है वो आपको बस समझाने का ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी पढ़ाने का भी काम करेगा। अब इसके आगे आपको करना क्या है वो देखिए। हम अभी बताए कि एंजाइम स्पेसिफिक नेचर का होता है, तो कुछ खास एंजाइम का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया है, जैसे कि लाइगेज दिया हुआ है, ट्रांसफरेज दिया हुआ है, आइसोमरेज दिया हुआ है। अब ये सब क्या पर वर्क करेगा, इसका क्या काम होगा, ये कुछ को आपको एक तरह से दिमाग में बैठा लेना है। हम इसका सिंपल नोट पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल का 3 से 4 मतलब अप्रोक्स 3 से 4 पेज में वो हो जाएगा। वो हम आपको टेलीग्राम पर आज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जितना भी इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल्स का, वो आपको आज वहां मिल जाएगा। उतना आपको एकदम कर लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि चैप्टर के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन करते चले, तो वो चीज नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं हम लोग को करना है क्योंकि उसमें होगा क्या कि हम लोग एक चैप्टर किए, उसका क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे चैप्टर पर आए, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन कर लिए और ये चैप्टर गोल कर दिए। तो
जब हम लोग का पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म पढ़ा हुआ, और ये चीज लगभग या मतलब एकदम आप 100% कह सकते हैं 180 डेज, यानी कि फरवरी का जो आपका ये डेडलाइन हम ये कहते हैं वो 15 फरवरी तक आपका NCERT कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन और रिवीजन ये दोनों उस टाइम करते चलेंगे। मतलब कि क्वेश्चन हुआ उसके बाद रिवाइज होगा, ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग 30 से 40 टेस्ट करवाएंगे। तो आपको इसके बारे में नहीं ज्यादा सोचना है। आज आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर को फिर से, जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उसको भी देख के पूरा कंप्लीट कर लेना है, और इसका जो एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे।